हेलो डियर फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। मैं ये रिकॉर्डिंग खुद के लिए कर रहा हूँ रिवीजन पर्पज़ से। और इसमें मैं केवल वही पॉइंट को रिवीजन करूँगा जिस पे हमें लगता है कि एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बन सकते हैं, और बहुत सारे पॉइंट को मैं छोड़ दूँगा। हो सकता है अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो आपके लिए बेनिफिशियल हो, तो थैंक यू। अगर ये बेनिफिशियल आपके लिए नहीं है तो सॉरी, आगे मत देखें। अपना लॉजिक एंड कंसेप्ट ख़राब ना करें, क्योंकि ये केवल मैं अपने रिवीजन पर्पज़ के लिए वीडियो बना रहा हूँ और इसे मैं आसानी से समझ सकता हूँ। ओके, थैंक यू। अब हम लोग सेक्शन 164 का रिवीजन करने जा रहे हैं, डिस्क्वालिफिकेशंस। सेक्शन 164 में सब सेक्शन 1 एंड सब सेक्शन 2 है। सब सेक्शन 1 में बोला गया है कि एक पर्सन अपॉइंट नहीं हो सकते हैं एज ए डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी इन द फॉलोइंग सिचुएशंस। अगर वो अनसाउंड माइंड का है, अनडिस्चार्ज, इंसॉल्वेंट है, अप्लाई किया है, एडजुडिकेटेड एज इंसॉल्वेंट एंड उसका एप्लीकेशन अभी पेंडिंग है। उसके बाद वह व्यक्ति किसी भी कोर्ट के द्वारा कन्विक्ट किया गया है किसी भी ऑफेंस के लिए जो ऑफेंस इन्वॉल्व है मॉरल टैप्टिट्यूड और अदरवाइज, और उसमें उसे इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉट लेस देन 6 मंथ की सज़ा मिली है, एंड अ पीरियड ऑफ 5 years हैज़ नॉट लैप्स फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ सेंटेंस्ड। लेकिन अगर उसे इम्प्रिजनमेंट फॉर अ पीरियड ऑफ 7 years और मोर का मिला है तो ही सेल नॉट बी एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज ए डायरेक्टर इन एनी कंपनी। डेट मीन्स उसके ऊपर लाइफ टाइम के लिए डिस्क्वालिफिकेशन हो जाता है, अप्लाई हो जाता है। अगर कोई भी कंपनी अगर कोई भी कोर्ट या ट्रिब्यूनल डिस्क्वालीफाई कर दिया किसी पर्सन को फॉर अपॉइंटमेंट एज ए डायरेक्टर्स, या अगर कोई भी कंपनी पे नहीं किया कोई कॉल मनी इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी शेयर ऑफ द कंपनी वेदर एलोन और ज्वाइंटली विथ अदर्स, तो वह पर्सन डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे केवल वही कंपनी के लिए जिस कंपनी के कॉल मनी को पे नहीं किए हैं। उसके बाद अगर कोई पर्सन कन्विक्टेड होता है किसी ऑफेंस के लिए, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन से रिलेटेड ऑफेंस के लिए अगर कोई पर्सन कन्विक्ट होता है अंडर सेक्शन 188 एंड एट एनी टाइम ड्यूरिंग द लास्ट प्रीसीडिंग 5 years, उसके बाद उसके बाद अगर कोई भी पर्सन सेक्शन 165 सब सेक्शन 1 को कंप्लाई नहीं करता है, ये क्लॉज आई में दिया गया है, तो इन सारे केस में आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। 3 ऐसे केस हैं। सबसे पहला केस है कि आपको किसी कोर्ट के द्वारा किसी ऑफेंस के लिए कन्विक्ट किया, वो ऑफेंस मॉरल टैप्टिट्यूड या अदरवाइज है, या आपको कोई कोर्ट या ट्रिब्यूनल ने डिस्क्वालीफाई कर दिया टू अपॉइंट एज ए डायरेक्टर, या रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन से रिलेटेड ऑफेंस के लिए आप कन्विक्टेड हैं। अगर आप अपील या पिटीशन फाइल करते हैं तो भी आपके ऊपर डिस्क्वालिफिकेशन कंटिन्यू रहेगा। इसे आपको सेक्शन 167 वैकेशन ऑफ ऑफिस से भी लिंक किया जाएगा। अब सब सेक्शन 2 में आते हैं। सब सेक्शन 2 में 2 क्लॉज है, क्लॉज ए एंड क्लॉज बी। ये सब सेक्शन 2 आपका गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर अप्लाई नहीं होगा, बशर्ते कि वह गवर्नमेंट कंपनी सेक्शन 137 एंड 92 को कंप्लाई किया हो। सेक्शन 164 सब सेक्शन 2 का क्लॉज ए बोलता है कि अगर कोई भी कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट या एनुअल रिटर्न फॉर कंटिन्यूस 3 years के लिए फाइल नहीं करती है। सब सेक्शन 2 बोलता है कि अगर कंपनी फेल कर रही है टू रीपे कोई भी डिपॉजिट या उसके इंटरेस्ट अमाउंट का, डिवेंचर या उसके ऊपर इंटरेस्ट अमाउंट का या डिविडेंड का, प्लस ये फेल्योर कंटिन्यू है फॉर एटलीस्ट 1 year, तो उस कंपनी में जितने भी डायरेक्टर्स हैं वो सारे डायरेक्टर डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ही सेल बिकम इनएलिजिबल टू रीअपॉइंटेड एज ए डायरेक्टर ऑफ डेट कंपनी। मतलब जो कंपनी ने डिफॉल्ट किया है उस कंपनी में आप इनएलिजिबल हो जाएंगे टू रीअपॉइंटेड एज ए डायरेक्टर।
या किसी अदर कंपनी में आप एलिजिबल नहीं होंगे अपॉइंटेड एज ए डायरेक्टर फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years फ्रॉम द डेट ऑन विच द सेड कंपनी फेल्स टू डू। अगर डिफॉल्टिंग कंपनी में किसी एक पर्सन को अपॉइंट किया जाता है एज ए डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी तो वह पर्सन डिस्क्वालीफाई नहीं होगा फॉर अ पीरियड ऑफ 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ हिज अपॉइंटमेंट। सेक्शन 167 वैकेशन ऑफ ऑफिस ऑफ डायरेक्टर से रिलेटेड है। सेक्शन 167 सब सेक्शन 1 का क्लॉज ए बोलता है कि अगर कोई भी डायरेक्टर्स इनकर करता है डिस्क्वालिफिकेशन विच इज स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 164 देन उस पर्सन को ऑफिस वैकेट करना पड़ेगा प्रोवाइडेड दैट वेयर सच डायरेक्टर इनकर्स डिस्क्वालिफिकेशन अंडर सेक्शन 164 subsection 2 then office of the director shall become vacant in all the companies other than the company in which default under that subsections occurred। उसके बाद बोला गया अगर कोई भी डायरेक्टर स्वयं absent रहता है फॉर ऑल द मीटिंग ऑफ द बोर्ड हेल्ड ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 12 months तो उस डायरेक्टर्स को वैकेट करना पड़ेगा ऑफिस। उसके बाद बोला गया है कि अगर कोई भी पर्सन को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है कोर्ट या ट्रिब्यूनल के द्वारा या कोई पर्सन ऑफेंस किया जिसे कोर्ट कन्विक्ट करते हैं वो कन्विक्शन वेदर इन्वॉल्व इन मॉरल टैप्टिट्यूड और अदरवाइज और उसमें इम्प्रिजनमेंट फॉर अ पीरियड नॉट लेस देन 6 months मिला है तो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा अंडर सेक्शन 164 बट ऑफिस वैकेट नहीं करेगा प्रोवाइडेड दैट अगर सच पर्सन विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ कन्विक्शन या ऑर्डर ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन अपील या पिटिशन प्रेफर करती है। अगर वह अपील या पिटिशन डिस्पोज ऑफ होता है अगेंस्ट सच पर्सन तो फिर वह ऑफिस वैकेट नहीं करेगा विद इन 7 days। अगर फर्दर अपील और पिटिशन प्रेफर किया गया है विद इन 7 days अंटिल सच अपील और पिटिशन इज डिस्पोज्ड ऑफ उसके ऊपर डिस्क्वालिफिकेशन कंटिन्यू रहेगा लेकिन वो ऑफिस को वैकेट नहीं करेगा। उसके बाद क्लॉज एच में बोला गया है कि अगर किसी भी पर्सन को अपॉइंट किया गया है एज ए डायरेक्टर बाय वर्च्यू ऑफ हिज होल्डिंग एनी ऑफिस और अदर एम्प्लॉयमेंट इन द होल्डिंग सब्सिडरी और एसोसिएट कंपनी और वह ऑफिस सीजेस टू होल्ड हो गया सच ऑफिस और अदर एम्प्लॉयमेंट इन दैट कंपनी तो आप जिस कंपनी में डायरेक्टर बने थे वो कंपनी में आपको ऑफिस वैकेट करना पड़ेगा। ये क्लॉज एच में दिया गया है। यहाँ पे 2 क्लॉज याद करना पड़ेगा सेक्शन 167 सब सेक्शन 1 क्लॉज ए उसके बाद क्लॉज एच। उसके बाद बोला गया है कि अगर सारे डायरेक्टर्स ऑल डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी वैकेट कर रहा है ऑफिस अंडर एनी ऑफ द डिस्क्वालिफिकेशंस तो प्रमोटर इन हिज एब्सेंस सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डायरेक्टर्स जो होल्ड करेगा ऑफिस टिल द डायरेक्टर्स आर अपॉइंटेड बाय द कंपनी इन अ जनरल मीटिंग। अगर आप सेक्शन 167 का कंट्रावेंशन करते हैं तो आपको इम्प्रिजनमेंट अप टू 1 साल तक का मिलेगा। मिनिमम फाइन आपके ऊपर 1 लाख रुपए का लगेगा, मैक्सिमम फाइन 5 लाख रुपए या आपको इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन दोनों लग सकता है। अब हम लोग डीन से रिलेटेड प्रोविजंस को देखेंगे। अगर किसी भी पर्सन को डीन चाहिए तो वो एप्लीकेशन देगा सेंट्रल गवर्नमेंट को डीन के लिए DIR 3 में अलॉन्ग विद प्रेस्क्राइब फी। इस एप्लीकेशन के साथ आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स भी देने पड़ेंगे जैसे आपका फोटोग्राफ्स, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ रेसिडेंस, बोर्ड का रिजोल्यूशन प्रपोजिंग हिज अपॉइंटमेंट एज ए डायरेक्टर इन द एग्जिस्टिंग कंपनी। उसके बाद आपका सिग्नेचर्स चाहिए। अगर एप्लीकेंट डज नॉट हैव अ लास्ट नेम देन वह पर्सन अपने फादर या ग्रैंडफादर का सरनेम यूज कर लेगा
by in the last name along with declaration of the same. Central government DIN का allotment within a period of 1 month from the receipt of such application कर देगी, एंड अगर एप्लीकेशन में डिफेक्ट और इनकम्प्लीट है तो सेंट्रल गवर्नमेंट को इंटीमेशन कर देगी फॉर सच डिफेक्ट, एंड एप्लीकेशन को रिसबमिट किया जाएगा विद इन अ पीरियड ऑफ 15 days. अदरवाइज सेंट्रल गवर्नमेंट एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देगी एंड एप्लीकेंट को डायरेक्ट करेगी टू फाइल अ फ्रेश एप्लीकेशन विद कंप्लीट एंड करेक्ट इन्फॉर्मेशन. डिन वैलिड होता है फॉर लाइफ टाइम के लिए एंड इसे अलॉट नहीं किया जाएगा टू एनी अदर पर्सन को. सेक्शन 164 में सेंट्रल गवर्नमेंट डिन को अलॉट करेगी विद इन अ पीरियड ऑफ 1 month में. उसके बाद अगर कोई भी पर्सन मोर देन 1 दिन, आप मोर देन 1 दिन होल्ड नहीं कर सकते हैं. डायरेक्टर्स को जब डिन मिल जाता है तो वह इंटीमेट करेगा कंपनी को विद इन अ 1 month फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट. जब कंपनी को डिन इंटीमेट कर दी जाएगी डायरेक्टर्स के द्वारा अंडर सेक्शन 156, नौ कंपनी आरओसी को डिन इंटीमेट करेगी विद इन 15 days ऑफ रिसिप्ट ऑफ इंटीमेशन फ्रॉम सच डायरेक्टर्स. अगर कंपनी डिफॉल्ट करती है तो उनके ऊपर पेनल्टी लग जाएगी 25,000 रुपया का, प्लस कंटिन्यू कंट्रावेंशन रहा तो 100 रुपये पर डे पेनल्टी लगेगी. मैक्सिमम पेनल्टी आपके ऊपर 1 लाख रुपया लगेगा. उसके बाद अगर डिन में कोई चेंजेज हुआ है तो उसका इंटीमेशन सेंट्रल गवर्नमेंट को किया जाएगा विद इन अ पीरियड ऑफ 30 days फ्रॉम सच चेंजेज, एंड कंसर्न इंडिविजुअल ऑल्सो चेंज को इंटीमेट करेगा कंपनी को या कंपनीज को इन विच ही इज ए डायरेक्टर विद इन 15 days ऑफ सच चेंजेज. फॉलोइंग सिचुएशन में डिन को कैंसिल कर दिया जाएगा, सरेंडर कर दिया जाएगा, डीएक्टिवेट किया जा सकता है. अगर फाउंड किया गया डिन डुप्लीकेट है या डिन को ऑब्टेन किया गया है इन ए रॉन्गफुल मैनर और या बाय फ्रॉडुलेंट मीन. कंसर्न इंडिविजुअल का डेथ हो गया, कंसर्न इंडिविजुअल अनसाउंड माइंड हो गया बाय द कॉम्पिटेंट कोर्ट या एडजुडिकेटेड इंसॉल्वेंट है. कंसर्न इंडिविजुअल को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट दिया जाएगा बिफोर कैंसलेशन या डीएक्टिवेशन ऑफ अ डिन. डिन होल्डर सरेंडर कर सकता है अपना डिन को मिलने के बाद 30 सितंबर ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में कंसर्न इंडिविजुअल DIR 3 KYC फॉर्म सबमिट करेगी इलेक्ट्रॉनिकली, एंड एवरी ईयर सब्सिक्वेंट ईयर में DIR 3 KYC वेब फाइल करना है बाय द कंसर्न इंडिविजुअल. अगर आप सेक्शन 152 का कंट्रावेंशन करते हैं या एक से अधिक डिन ऑब्टेन किए हैं या कंपनी को विद इन 30 days में इंटीमेट नहीं किए हैं डिन का तो आपको पनिशमेंट लगेगा अंडर सेक्शन 159. पनिशमेंट कितना लगेगा? 50,000 रुपया प्लस 500 रुपया पर डे. अब हम लोग सेक्शन 149 सब सेक्शन 6 क्वालिफिकेशंस ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स करने जा रहे हैं. अब हम लोग कर रहे हैं सेक्शन 149 सब सेक्शन 6 क्वालिफिकेशंस फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ अ डिन. सबसे पहले जो डायरेक्टर्स को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना है उसको इंटीग्रिटी होनी चाहिए, इंटीग्रिटी मेंटेन करनी चाहिए. प्रमोटर्स नहीं होनी चाहिए कैश का प्रेजेंट में या पास्ट में. प्रमोटर या डायरेक्टर, कैश के प्रमोटर या डायरेक्टर्स का रिलेटिव नहीं होनी चाहिए. उसके बाद ये जो कंडीशन हम बोल रहे हैं केवल जो पर्सन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स बनना चाहता है उसके रिगार्डिंग में है. हम जो अभी कंडीशंस देख रहे हैं वो जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स बनना चाहता है केवल उसी से रिलेटेड है. जो पर्सन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स बनना चाहता है उसका पिक्यूनियरी रिलेशनशिप नहीं होनी चाहिए कैश के साथ या उनके प्रमोटर्स या डायरेक्टर्स के साथ अदर देन रेम्यूनरेशन. यहाँ पे पिक्यूनियरी रिलेशनशिप का मतलब हो गया मॉनेटरी रिलेशन नहीं होनी चाहिए. ट्रांजैक्शंस एक्सीडिंग 10% ऑफ हिज टोटल इनकम ड्यूरिंग 2 preceding फाइनेंशियल ईयर और करंट ईयर. यह पिक्यूनियरी रिलेशनशिप वाला कंडीशंस आपको गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर अप्लीकेबल नहीं है. अगर कोई भी बंदा शेयर होल्ड करके रखा है तो वह पिक्यूनियरी रिलेशनशिप में कवर नहीं होगा लेकिन वो क्लॉज ई में कवर हो जाएगा. अब कुछ कंडीशंस जो पर्सन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स बनना चाहता है उसके रिलेटिव से रिलेटेड बता रहा हूँ. अगर कोई भी रिलेटिव सिक्योरिटी या इंटरेस्ट होल्ड करके रखा है कैश में, रिलेटिव सिक्योरिटी या इंटरेस्ट होल्ड कर सकता है कंपनी में फेस वैल्यू ऑफ अप टू ₹50 लाख या
2% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ कैश। वह रिलेटिव को पैसे ना देना हो, वह रिलेटिव डेट इज वह रिलेटिव इंडेप्टेड टू कैश या प्रमोटर्स या डायरेक्टर्स ऑफ अ होल्डिंग कंपनी इन एक्सेस ऑफ 50 लाख रुपए नहीं होनी चाहिए। या वह पर्सन गारंटी या सिक्योरिटी ना दिया हो फॉर इंडेप्टनेस ऑफ अ थर्ड पर्सन टू कैश देयर प्रमोटर्स डायरेक्टर्स होल्डिंग कंपनी ₹50 लाख रुपये का इन एनी टाइम ड्यूरिंग टू प्रीसीडिंग ईयर और करंट ईयर। ओके, अब रिलेटिव का अगर यहाँ पे हम देखें, सॉरी, एक पिक्यूनरी रिलेशनशिप भी नहीं होनी चाहिए कैश के साथ। यहाँ पे पिक्यूनरी रिलेशनशिप का मतलब क्या कहा गया है? 2% ऑफ अ टोटल ग्रॉस टर्नओवर और टोटल इनकम ऑफ डेट पर्सन, मतलब रिलेटिव। ये टोटल अमाउंट जो है ना इन एक्सेस ऑफ ₹50 लाख नहीं होनी चाहिए, ठीक ना। तो यहाँ पे रिलेटिव से रिलेटेड सिक्योरिटी हो गया, इंडेप्टनेस हो गया, गारंटी या सिक्योरिटी हो गया, पिक्यूनरी ट्रांजैक्शंस हो गया। ये केवल रिलेटिव से रिलेटेड है। अब रिलेटिव प्लस इंडिपेंडेंट डायरेक्टर से रिलेटेड कुछ कंडीशन को देखने जा रहे हैं, ठीक है। बोला जा रहा है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स या रिलेटिव कैश में के एमपी या एम्प्लॉय नहीं हो सकता है, लेकिन रिलेटिव एम्प्लॉय हो सकता है। अब कोई भी ऐसे ऑडिट फर्म, कैश के कोई भी ऑडिट फर्म, सीएस या सीएमई के फर्म में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स या उसका रिलेटिव ना तो एम्प्लॉय होनी चाहिए, ना तो पार्टनर होनी चाहिए, ना प्रोप्राइटर होनी चाहिए। ऐसे लीगल फर्म या कंसल्टिंग फर्म कैश का जिसका ट्रांजैक्शन 10% और मोर ऑफ टर्नओवर ऑफ अ फर्म कंपनी के साथ हो, उसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स या उसका रिलेटिव ना तो एम्प्लॉय होनी चाहिए, ना पार्टनर होनी चाहिए, ना प्रोप्राइटर होनी चाहिए इन एनी 3 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। उसके बाद इन एनी 3 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं कि रिलेटिव या इंडिपेंडेंट डायरेक्टर 2% और मोर वोटिंग पावर ऑफ द कंपनी नहीं होल्ड करनी चाहिए। मतलब कि आप 2% से कम अगर वोटिंग पावर कंपनी में होल्ड करके रखे हैं तो इट्स ओके। जनरली यहाँ वोटिंग पावर इक्विटी में देखा जाता है। उसके बाद बोला गया है कि अगर कोई एक ऐसा एनपीओ है जिसका 25% और मोर रिसिप्ट कहाँ से मिलता है? कैश से मिलता है, एंड प्रमोटर या डायरेक्टर्स ऑफ अ कंपनी से मिलता है, या वह एनपीओ होल्ड करके रखा है 2% और मोर ऑफ अ वोटिंग पावर ऑफ अ कंपनी, तो उस एनपीओ का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स एंड उसका रिलेटिव ना तो सीईओ होना चाहिए, ना तो डायरेक्टर्स होनी चाहिए। उसके बाद इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का लॉ में, फाइनेंस में, मार्केटिंग में, किसी एक फील्ड में आपका एक्सपर्टाइज होनी चाहिए। इसी के साथ डायरेक्टर्स का चैप्टर 1 का रिवीजन खत्म हुआ। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू विक्रम। होप शो भगवान तुम्हें लॉ में 70+ मार्क्स दे। थैंक यू, बाय बाय।